करेंगे कि आप किस सरकार का डोमेन क्या है और राजभवन का डोमेन? आपके पास इतना है वक्त, अगर है तो ना बैठिए आज पूरा दिन। जो हमें 2 महीने लगे वो चले ना, मैं आपको 2 महीने नहीं लगाऊंगा, आज का दिन लगा लीजिए ना। देखें, मैं कौन होता हूँ ये कहने के लिए ना कि राजभवन मत जाइए, और शायद आप में से कुछ ये चाहेंगे कि मैं ये कहूँ ताकि कल का आपका हेडलाइन यही होगा कि चीफ मिनिस्टर टेल्स पीपल डोंट गो टू राजभवन, जो मेरा कहने का बिल्कुल इरादा नहीं है। जाए ना जहाँ लोगों को लगता है कि उनकी सुनवाई हो सकती है, चाहे राजभवन हो, चाहे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हों, चाहे ऑनरेबल एमएलएज हों, चाहे हमारे अफसर जो यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे भी लोगों को लगता है कि दरवाज़ा खटखटाने से उनका कोई मुतालबा हल हो सकता है, शौक से मुर्तज़ा साहब की सरकार 5 साल के दौरान जो हमारे पास बजट था, अलग अलग डिपार्टमेंट, इसके पास जो करोड़ों का पैसा खर्च किया गया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। एक दूसरा सब मेरा ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अमेंडमेंट हुई थी, वेटिंग लिस्ट की जगह पे रिजर्व लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना था, SO 61, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है यहाँ पे, उन्हें भी अभी तक वो स्टाइपेंड जो है वो नहीं मिल रहा है। और तीसरा सर अहम सवाल मेरा ये है कि हम तो सबकी स्टोरीज करते हैं, सबके इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एंटायर अक्रॉस द ग्लोब अगर देखें, शायद कश्मीर पहली जगह होगी है JNK जहाँ जर्नलिस्ट के लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और थोड़ा सा अगर कोशिश की जाए कि मीडिया को थोड़ा यहाँ स्ट्रीमलाइन किया जाए, हालांकि हमने पिछले 3-4 साल से ये सवाल भी पूछे कि एटलीस्ट मीडिया को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए और ये पता चले जर्नलिस्ट कौन है। और मैं एक सप्लीमेंट्री पूछ लूँ आपसे, ताकि मैं हाँ नहीं, अब स्ट्रीमलाइन किस तरह, क्योंकि फिर नहीं तो मुझे कहा जाएगा कि हम मतलब मीडिया को या तो थ्रॉटल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन ये कि अभी चूंकि हम डिजिटल दौर में हैं, तो अब मल्टीमीडिया का दौर है। अब इस मल्टीमीडिया की रेस में यहाँ सब जर्नलिस्ट हैं, तो अगर कोई बाहर कल तक रेडी पे था तो आज तक वो माइक देख के ऑफिस में जाता है और उसकी वजह से अच्छे जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म है। मुझे कोई एतराज नहीं है ना, अगर आप चाहें मैं आपकी तादाद कम कर सकता हूँ। तादाद कम नहीं करनी है, बट स्ट्रीमलाइन करना है। तो पहले दिन से कोशिश थी कि आपका प्रेस क्लब जो है वो रिस्टोर हो जाए। मैं तो चाहूँगा कि आप लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से वो इलेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करें, ताकि हम आपका प्रेस क्लब आपके हवाले कर सकें। एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिनके साथ हम कल बैठ के बात करके समझ सकें कि आपके मसले क्या है और उन मसलों का हमने हल किस तरह करना है। तो वो हो गया तीसरे सवाल का जवाब। पहला सवाल आपका था कि क्या हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो डिपार्टमेंट मेरे पास हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान के पास हो, हर किसी मिनिस्टर से कहा हुआ है कि वो अकाउंटेबिलिटी लें, पता करें कि ना इससे पहले क्या हो रहा था, सही क्या था, गलत क्या था। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से कह दूंगा, क्योंकि GAD भी यही देखते हैं, वो आपको बता देंगे। अभी मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अभी भी अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई क्लैरिटी की ज़रूरत है, कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, वो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी। मेरा क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन आज सुबह ही एक फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट ने मुझे कॉल किया और रोते रोते उसने ये डिमांड की कि प्लीज़ आप ये सवाल जो है CM साहब तक पहुँचाएं। सर मेरा सवाल ये है कि अगर फायर एंड इमरजेंसी में जो धांधली हुई उसका रिपोर्ट भी आया और अब उसको एक और डाइवर्शन दिया गया एंटी करप्शन ब्यूरो, तो उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, जबकि पिछले 4 साल से वो सड़कों पर अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला? नंबर 1। नंबर 2 मेरा क्वेश्चन है डिप्टी CM साहब से, जो टेक्निकल एजुकेशन देखते हैं। CM साहब, आपने जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बनाए थे अपने दौर में, बहुत अच्छा स्टफ था, वेलकमिंग स्टफ था, लेकिन आज कहीं ना कहीं पर वो टेक्निकल एजुकेशन कहीं नज़र नहीं आ रहा। हर जगह पर अगर आप देखेंगे इस वक्त ऑल ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है सर, वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। कहीं पर भी आपको आज की डेट में प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स कहीं में नहीं मिलेंगे आपको। और इवन दो ऑल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स जो पूरे JNK में है, उनमें भी एडमिशन जो है बिल्कुल किसी जगह पे 10 सीटें हैं, किसी जगह पे 5 सीटें हैं। और सबसे खास बात है, जो असासा हमारा था प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स, वो बिल्कुल जम्मू में भी बंद हो चुके हैं और कश्मीर डिवीजन में सारे बंद हो चुके हैं। अगर ताल्लुक है, आपके सजेशंस भी बीच में काफ़ी सारे हैं, कभी आप मेरे पास आ जाएं, मुझे बता दें कहाँ कहाँ पे है,
और कुछ चीज़ें तो हमने वहाँ पे नोटिस की हैं, जो हमने देखा है, कुछ खामियां हैं, लेकिन आप अगर बीच में आके हमें कुछ बताएंगे, सजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक आपने फायर सर्विसेज के हवाले से बात की, हम भी चाहते हैं कि वो जो जिन्होंने ईमानदारी से वहाँ पे प्रोसेस जो है उसमें हिस्सा लिया और क्वालिफाई किया, उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ACB के पास मामला है। To the extent who is accredited judges, if somebody was accredited for the last 20 years, 10 years, he is dropped out of the list and not being accredited in this time. Just because there is police verification which has been brought in, which is nowhere in the rest of the country. The question with regard to the information department, look, I know that there have been sort of complaints in the past in terms of journalists being accredited or invited to official functions. I think from at least this press conference, you can draw the inference that it's open to all of you to participate in, and we are not going to be sort of picking and choosing who we will speak to and who we won't. There has also in the past been this issue with regard to verification for accreditation. Soon after assuming office, even though as a union territory, it's not within the sort of powers that are exercised by the elected government, I did have a conversation with the ADG in charge of CID to particularly talk about this issue of accreditation and CID verification. And I'm hoping that some of these complaints that have existed in the past will be done away with. I don't want to say more than that. Some concerned parties have talked about the auction of properties in Gulmarg and other places because the lease has not been extended. So we wanted to understand, is there any some proposal, or you will just say it's one another rumor going on in these winters? And on the first one, yes, we will. On the second one, what is the nature of our relationship with the Congress, the National Conference, and I'm not here addressing a party press conference, therefore that is another issue. But the National Conference is part of the India bloc. The Congress is supporting this government. At the moment, it's outside support. In this very hall, or just outside this hall, after we took oath, a senior Congress leader was asked and had said that they will remain out until statehood is restored. I assume that is the position of the Congress because I haven't heard any change after that. किसी एक विशेष धर्म के साथ जोड़कर जो है कश्मीर का प्रचार किया जाता है, जबकि कश्मीर में देखा जाए धर्म निरपेक्षता की हमेशा मिसाल रही है, चाहे वो हमने तो बार बार इस चीज़ का सबूत दिया है। इसके लिए हुकूमत को कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद करते हैं। अब पिछले दिनों जब बर्फबारी हुई और हमारे जो मेहमान बर्फ़ के वजह से फंस गए थे, हुकूमत ने लोगों को मजबूर नहीं किया था कि वो अपनी दुकानें खोलें, अपने घर खोलें, अपनी मस्जिदें खोलें। लोगों ने खुद किया, अपनी मर्जी से किया, चाहे बानीहाल हो, चाहे काजीगुंड हो, चाहे गुंड और सोनमर्ग के इलाके में हो। लोगों ने इन मेहमानों को घरों गाड़ियों से निकाल के कहा कि आप मत करिए कोशिश, आइए हमारे घर में रात को रहिए, दूसरे दिन हम आपको सही सलामत श्रीनगर पहुंचा देंगे बिना मज़्ब मिले। और मैंने ये कहा, इसमें हम हुकूमत ने कोई इसमें उन लोगों पर दबाव नहीं डाला। ऐसा नहीं है कि DC हजरात ने या डिपकॉम साहब ने उन लोगों को कहा कि आप ज़बरदस्ती अपनी मस्जिद खोलो या दुकानें खोलो या मकान खोलो, उन्होंने अपनी मर्जी से किया। मौसम मोहम्मद PTV पर challenge that since Jammu and Kashmir became a union territory, what do you see the key challenge for your government ahead in terms of decision making or the resource location like budget or the larger promise of statehood restoration? I mean, obviously, for us the biggest challenge is to get statehood back. I mean, so much of what we want is tied to that. Then there are obvious challenges of day-to-day governance. Jammu and Kashmir operates a deficit budget. We spend more than we earn. Therefore, we are more dependent on Government of India than a lot of other states and territories. Delhi is a union territory, or is a state, but it's a hybrid state. It has
a sort of peculiar government like ours, but they have a huge advantage that we don't have. They operate a surplus budget. We operate a deficit budget. That is a problem for us. We talked about electricity. Unemployment is a problem for us. Tourism is a huge opportunity for us. But at the moment, our tourism is limited to a handful of areas. Growing the areas that see tourist footfall, that is something we'd like to see. But 2 months now in power, how you see yourself as a chief minister, as an empowered chief minister? And my second question is about whether we will see any progress regarding appointment of editor journals or opening of the press club, even the BJP saying all 39 departments are with the Chief Minister of Jammu and Kashmir except the Home Department. Do we see progress on these issues? No, but it's a fact that all departments are with the elected government, other than law and order and security. There are parts of the Home Department also that the elected government looks after. So that is neither here nor there. I mean, how can I tell you that I see myself as an empowered chief minister if one of the first things I did was to remind Government of India to fulfill its promise of statehood? No chief minister of a union territory is as empowered as the chief minister of a state. That is a fact. There's no point living in denial. If I was as empowered in a union territory as a state, why would I be bothered about getting statehood back then? I would be quite happy to continue as a union territory. But that is not the case, and which is why we want the promise and the commitment made to the people of Jammu and Kashmir fulfilled at the earliest. हम सबसे पहले मुतमईन हैं, हमारी सरकार मुतमईन है कि हमने सबको अकाउंटेबल बनाया। जो लोग काम नहीं करते हैं आज वो 8 ही बजे 9 ही बजे अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं और जो हम डिसीजन देते हैं वो डिसीजन बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए बाद में आके मुझसे ले लीजिए। कोई बताए ना, बर्फबारी के बाद आपको कहीं लगा कि हुकूमत जो है या अफसर या फील्ड पे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं? मैं जानता हूँ ना, कुछ लोग चाहेंगे कि हमारे और अफसरों के बीच में एक तनाव रहे कि हालात जो है हम काम ना कर सकें, लेकिन अब मैंने इसलिए शुरू में ही कहा ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अफसर हमारी बात नहीं मानते या हमें काम नहीं करने देते या हम यहाँ से एक ऑर्डर देते हैं अफसर दूसरा ऑर्डर दे देता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मिलके हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन हो रहा है। पहले दिन से ही जब से ये गवर्नमेंट बनी है तब से आपके मिनिस्टर्स और जो भी गवर्नमेंट है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों के जो भी मसाइल है वो हल हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो प्रोमिसेस मैनिफेस्टो में किए गए हैं जिनके लिए स्टेटहुड का रेस्टोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। आप इंडिया की टॉप लीडरशिप से मिले हैं सर, रियलिस्टिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि स्टेटहुड को कब तक रेस्टोर किया जा सकता है, और अगर सेम ऐसे ही इसमें डिले होता रहा तो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कैसे करेंगे आप, जो आप डिस्पाइट कह रहे हैं कि यहाँ पर डुअल गवर्नेंस चैलेंज है? लोगों के एस्पिरेशंस फुलफिल करना वो हमारी जिम्मेदारी है, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, वो हम कर लेंगे। मैंने इसलिए कहा हमें लोगों ने मैंडेट 5 दिन या 5 हफ्ते या 5 महीने के लिए नहीं दिया, 5 साल के लिए दिया है, और हम इन 5 सालों में अपना पूरा जो है मंशूर जो है उसको पूरा करके लोगों के सामने रख लेंगे। जहाँ तक हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द होगा। अगर मेरे पास एक टाइमलाइन होता या एक डेट होता, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी से शुरू कर लेता कि इस दिन को फलाने तारीख को जम्मू कश्मीर जो है यूटी से स्टेटहुड में तब्दील होगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास डेट है नहीं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द होगा। नहीं होता है, आगे हमें क्या करना होगा वो हम बाद में फिर तय करें। सवाल मेरा यह है सर, 2016 में जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बनी है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें यह है कि जो न्यूली जो फ्रेशर्स जो है न्यूज़पेपर्स वाले जो हैं, हर साल बाद उनकी जो एम्पनलमेंट कमेटी कायम की जाएगी, वो उसका जो अदाला किया जाएगा, उनके जो मामला है मुश्किलात है। लेकिन सर 2019 में लास्ट एम्पनल कमेटी जो मुनक़द हुई है हेडेड बाय मिस्टर सरमद हफीज साहब, ही वाज आवर कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। सर एम्पनलमेंट कमेटी पे उस वक्त ये नोट किया गया है, उस वक्त डेफर की गई एम्पनलमेंट कमेटी, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे मेंशन किया गया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कि
soon ये एम्पैनलमेंट कमेटी जो उसका क़याम अमल में लाया गया, लेकिन 6 साल गुजर गए हैं। ठीक है ना, प्रपोजल पे प्रपोजल बनाया जा रहा है, वी आर सबमिटिंग बैडली और द पीपल हु आर इन इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट दे आर टेकिंग शॉर्ट। ये रेट रिवीजन की बात है ना सर, रेट रिवीजन की बात, ये एम्पैनलमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स, एम्पैनलमेंट एंड रेट रिवीजन, एक तो ये ठीक है ना। दूसरी बात ये है सर, दूसरी बात ये है सर, 2019 में जो न्यूज़पेपर यहाँ जो वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है, ग्रेटर कश्मीर है, श्रीनगर टाइम्स है, तामीर इरशाद है, कश्मीर रीडर है सर, उनका कोई वजूद ही नहीं है सर। यहाँ ऐसे न्यूज़पेपर सामने आ रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं है सर, फेसबुक होल्डर्स। और जब भी हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से रिव्यू करते हैं कि 5000 सेंटीमीटर हमें दिया जा रहा था, ये क्या मसला, वो कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है सर। अभी तक हमें पता नहीं चलिए ऊपर कौन बैठा है, ये ऊपर वाला है कौन है, हुई ऊपर, तो ये हमें समझ नहीं आता ऊपर वाला कौन है सर। फिर हमें पता चला कि ऊपर वाला कौन है, हमने वहाँ के दरवाजे पे खटखटाया। आपको पता चला? राइट सर। जब चाय पी गए मुझे बता देना, मुझे अभी तक पता नहीं चला। सर ऊपर वाला हम उसको हम पे अभी ढूंढ रहे हैं सर, उस ऊपर वाले ने कभी हमारी रोजात नहीं सुनी। ठीक है ना, मैंने नोट कर लिया। दूसरी बात कर लेंगे, आप इनके सवाल खा जाओगे। चलो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आगा सईद रुगला मेहदी साहब का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे, शायद ये पार्ट है उसी चीज का। किस चीज उस का? प्रोटेस्ट का ये पार्ट है कि हम लाकुशाही कर रहे हैं आज आपके सामने, हम बोल रहे हैं। ये नहीं, ये ना, दिस इज अनफ, ये मत करिए ना, ये मैं माफी चाहता हूँ ना, ये अब मैंने अभी तक गिला किया नहीं, ना, दिस इज नॉट फेयर सर। मेरे कहने का ये मतलब, सुनिए ना, आप एक काम करिए ना, जिसने आपको यहाँ पहुँचाया, आप जवाब उनसे ले लीजिए ना। टेक द नेक्स्ट वन। You whoever got you here, you get the answer from them. चलिए ना। मोहम्मद असलम फ्रॉम KNS। हेलो मोहम्मद साहब, बहुत सारे सवाल आ गए इसमें। ये लग रहा है कि शायद चीफ मिनिस्टर के जितने भी पावर्स होने चाहिए उतने नहीं हैं। 2023 में आपने बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अब आपने इलेक्शन लड़ा। न लड़ना अच्छा था कि आपने लड़ा इलेक्शन, ये सही जरा वजह। मैंने लड़ा ना, लड़ा, अब मैं किए को वापस ले नहीं सकता। अगर मैं वक्त वापस ले सकता था तो बहुत सी चीजें बदल जाती ना। मेरा इलेक्शन लड़ना ना लड़ने का सवाल ही नहीं आता, हम बहुत और ज्यादा पीछे जाते हैं। लड़ लिया, अब मुझे एक मौका मिला है यहाँ लोगों की खिदमत करने का, और मैं उस मौके का जो है पूरी तरह से इस्तेमाल करूँगा, एक मौका भी नहीं गंवाऊंगा। और जो उसके बाद लोगों तक है ना, अगर वो मेरे काम को पसंद करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मुझे दोबारा सबक सीखने का मौका मिलेगा। मैं साने में जाज हूँ और मैं आपसे इस तरह अभी तक सब लोगों की बात का भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड सवाल पूछा। ये सारी सिचुएशन जो इस वक्त कश्मीर में चल रही है, आम लोगों का काम नहीं हो रहा, आम लोगों का सुना नहीं जाता। दिस इज बिकॉज ऑफ कि दिल्ली जो है वो उमर अब्दुल्ला से चाहती है कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे यहाँ पे किया जाए, और वही एक कारण है कि यहाँ पे ड्यूअल टाइप की सरकार चल रही है। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दिल्ली सेटल करेगा, और उसमें कुछ इश्यूज है जैसे स्टेटहुड वापस नहीं की जा रही है, उसका भी एक कारण ये बताया जा रहा है, और बहुत से इश्यूज है। और फिर अगर आपके जो ब्यूरोक्रेट मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कहीं पे करते हैं, जैसे सुंदर चौधरी साहब की जेएमसी जम्मू के दौरे की मिसाल दी जाती है कि ये गए, वहाँ पे कोई था नहीं, तो उनके ऑर्डर्स निकाले और आधे घंटे में ब्यूरोक्रेसी में सारे ऑर्डर्स वापस दे दिए। क्या दिल्ली से आपको इस तरह का कोई इंप्रेशन है कि उनकी टर्म्स यानी भाजपा की टर्म्स एंड कंडीशंस यानी उनके साथ गो फॉर एन अलायंस विद बीजेपी, या आप तो जरूर चाहेंगे ना, और आप तो जरूर चाहेंगे, और आपके जो खैर खा हैं वो इस चीज को यहाँ बेचने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए ना। मुझे 2 महीने और कुछ दिन, आप बैठे ना, हो गया, मुझे 2 महीने और कुछ दिन हो गए यहाँ, ना हो प्राइम मिनिस्टर के तरफ से, ना होम मिनिस्टर के तरफ से, ना बीजेपी के किसी लीडर के तरफ से, ना राजभवन के तरफ से किसी तरह का भी कोई ऐसा दबाव आया है मेरे ऊपर या मेरे साथियों के ऊपर कि हम अपनी सोच में कोई बदलाव लाएं, या हम अपने अल्फाजों को तब्दील करें, या हम अपना मौक़िफ़ बदलें।
पहले दिन से होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबों ने मुझे एक ही चीज़ कहा कि नाब ठीक है, अगर लोगों का फैसला कुछ और होता, हुकूमत बीजेपी की होती और आप ऑपोजिशन में होते, लेकिन लोगों ने अपना फैसला सुनाया, बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाया और आपको हुकूमत करने का मौका दिया। आपको कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की जाएगी, आपकी हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो ताउन हमने इससे पहले एलजी साहब को दिया था, वही ताउन हम आपको देंगे। आप लोगों की खिदमत करिए। वी विल रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वजीर आजम साहब के अल्फाज हैं, ये होम मिनिस्टर साहब के अल्फाज हैं। अब जो लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि मेरे ऊपर दबाव है, मैं कल बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं एनडीए ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अब मैं अब क्या कर सकता हूँ? सर्दियों में वो हमाम में बैठ के अफवाहों को चलाने के अलावा और कुछ नहीं करते। मुझे काम करना है, मैं काम करूंगा, वो लोग अफवाहें फैलाएं। Is Ruhullah Saab not aware of the powers that his ruling party has? Look, why he chose to protest outside the gate of the Chief Minister's residence, only he can answer. Is he aware of the powers or not? Only he can answer. Is the communication there? I have never been, or he and I have never had the sort of relationship जहाँ मैं सुबह उठ के उसको गुड मॉर्निंग करूँ और रात को गुड नाइट करूँ। बीच बीच में जब बात करने की जरूरत पड़ती है हम करते हैं, जिस तरह मेरे बाकी साथियों के साथ रहता है। My humble question is, from last 5 years, we have seen a lot of cases, especially in the government. A lot of employees, a lot of daily wages got disengaged, and a lot of employees were dismissed when Jammu and Kashmir government invoked certain clause of rules, and they still stand disengaged. They have no power to go to the court as well. Does your government will consider these? Would you consider these cases again, or maybe would they have any window to come back and consider their cases? जिसमें बहुत सारे doctors हैं, बहुत सारे lawyers भी हैं, बहुत सारे पुलिस वाले भी हैं. And my second question is, since a lot of things were discussed here, my second question is pertaining to you. पिछले कुछ अरसे से आपकी political posturing भी change होगी, and I see you mostly with Sojni cap, and I see you mostly with you wearing a dress which tells you Muslim part of it. What is there a message? Is there a message that conveys? Okay, now if you see a message, then good. Okay, first on the first part of your question, whether we would reconsider or not. Let us first be in a position to reconsider. For that, it's unfortunately again one of those situations that requires statehood to come back. But this is a conversation we can have later. As far as let me just say this. I don't open my cupboard and decide what to wear based on what message you will understand from that. Honestly, I don't. Which is sometimes why it gets me into trouble. अब दिल्ली जाके मैंने फंक्शन किया, सूट पहना, उस पर भी मुझे गालियाँ पड़ी। अब क्या करूँ ना, मैं सोचता नहीं हूँ। अगर सोचता तो शायद मैं कुर्ता पजामा पहन के कर लेता। नहीं किया, सूट पहन के किया। उस पर भी कुछ लोगों को तकलीफ हुई। Now I wear this cap because, truth be told, I tried wearing a karakuli, it doesn't suit me. It doesn't. I tried. मैंने कहा मैं try करता हूँ, नहीं चला. And it's closely identified with my father. फिर कहेंगे ना बाप का ये नकल कर रहा है. So this is part of our heritage. I like it. It keeps my head warm in winter also. बाल भी कम हो रहे हैं. तो लगा दिया. In terms of the metering, it's an ongoing process. It's part of the Government of India scheme. We are committed to implementing it, and we will. Obviously, the more metering that happens, the less pilferage there will be. That is actually the aim of this, and which is why both the J&K administration as well as the Power Ministry, Government of India, are keen to see these reforms go forward and taken to their logical conclusion, which we will do. Nazir Masoodi from NDTV. Having more than 2 months, you have taken your as chief minister. Are you comfortable with this dual central system, or how is it working? And there have been lots of friction points for the last 2-3 months, including appointment of Advocate General, even also the recent controversy was declaring already on Sheikh Mohammed bin
last birthday or the 13th July. How are you going to address these issues which are actually seen an attempt to undermine direct exams? Obviously, dual centers of power are not to anyone's advantage. If a government or any organization with dual systems of power was an effective means of governance or management, you would see it everywhere. The organization you work for, it has a chain of command, but ultimately authority is with one person. I mean, whether it's in government, whether it's in business, whether it's in sport, whether it's in the security forces, ultimately systems work better when there is a single point of command. This is one of the peculiarities of a union territory, that dual systems of power are built into the structure, which is why in my opening remarks I did mention that it is a learning period for us. And a appeal from News 18. Please raise your hand so that we can get the mic to you. Check. My question is to education minister. गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें जो है वो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में होंगी। लेकिन मैम अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो बांडीपुरा है वहाँ पे पहली क्लास से लेकर 5th क्लास तक जो बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती किताबें खरीदनी पड़ रही है स्कूल से, तो इस पर क्या करें? जैसे आप सब जानते हैं कि एकेडमिक सेशन को चेंज करना पड़ा समर टू विंटर जोन में, उस वजह से किताबें जो हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगा जो अवेलेबिलिटी लाने में। लेकिन जो आप शिकायत करते हैं वो कहीं कहीं हमारी नोटिस में आया हुआ है, क्योंकि किताबें जो हैं टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी जनवरी एंडिंग तक, सारी जो भी बुक्स हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि ज़बरदस्ती की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, उसके आगे ऑलरेडी जो है एक कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाई गई है, जोन लेवल पे बनाई गई है कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई शिकायत हो वो हमारी नोटिस में लाएं, ताकि उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी एक्शन होगा वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आपने बांडीपुरा का नाम लिया है और आप ज़रूर लिख लीजिए कि किस प्राइवेट स्कूल में। बांडीपुरा में तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अक्सर बेशतर हमारे पास शिकायत आती है लेकिन नाम नहीं आता है। मैं आपके ज़रिए यहाँ गुजारिश करना चाहती हूँ, नाम ज़रूर लाइए स्कूल का, ताकि हम उस स्कूल के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई कर सकें और बाकी जो है वो उस चीज़ से रुक जाए। शुक्रिया। Zeenat Fazli from Republic TV. What are the promises that were fulfilled by the National Conference that were mentioned in your manifesto? Because your manifesto, when you released it, it became a big hit among people, and that is why they voted for your party. As far as statehood or the restoration of restoration, Article 370, these are the very big issues, and onus lies completely on the central government when it wishes to restore. But apart from all these issues, what about the other issues? Because people are having a lot of hopes as far as your manifesto was concerned, and that is why we saw that NC wave, because it was given a huge mandate. Look, I think it's important to understand that the National Conference manifesto was based on a 5-year term of government. Not 5 weeks, not 5 months, but 5 years. That said, we're also aware that there are certain sort of time frames that we are supposed to adhere. First month, first 100 days, first 6 months, first year. And therefore, some of the things that we had promised may be symbolic, but still important to us. The resolution in the first cabinet meeting for statehood, the resolution in the assembly for special status and constitutional guarantees, the reversal of the school zone. We were actually going to go ahead with the power
announcement, but we felt that it was more important to actually focus on increasing the quantum of supply for the first few months, and then go ahead with the free units that we were going to do. But otherwise, in terms of more open and transparent government, this is an indication of that. Public involvement in governance is part of our commitment, which has been evidenced by our travel into the districts and having the district review meetings to involve public representatives and public delegations in government formation. But the report card that we will give you on the first 100 days, looking at our manifesto and those promises that we are able to fulfill within a UT. Some that we made would require statehood to come back as well. धर्म के बुनियाद पे वोट मांगे जाते हैं, धर्म के बुनियाद पे सियासत की जाती है, ये हकीकत है, इसको हमें तस्लीम करना होगा। अब वज़ीर आज़म साहब दबाव में ना आए और चादर भेजें, यही हमारी उम्मीद होगी। सिर्फ एक ही धर्म के लोग अजमेर शरीफ नहीं जाते, जितने मुसलमान जाते हैं उतने ही गैर मुसलमान जाते हैं वहाँ पे। बहुत लोगों की जो है के जज्बात वहाँ से जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक हर मस्जिद के नीचे अब लोग मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो शुक्र है इस चीज़ पे रोक लगाई है, वो ओवरऑल इसमें एक फैसले पे आएंगे, वो फैसला सब पे जो है लागू होगा। Zahra, PTA. I want to talk about service verifications. Like many of the people, they are facing hurdles because of the unlawful activities by their relatives, which is obviously not in their control. So I want to know from you what is being done for them. Thank you. Well, more will be done for them when we are a state. Less can be done for them, at least at our behest, as a union territory. But taking an earlier answer a little further, when I talked about verification for credentials for media persons, in the same conversation that I had with the police official, I did talk about this CID verification for passports, for jobs and other things. Look, I've always said a militant's son is not a militant. It's unfair and it's not part of the law of natural justice to punish people because of something a family member of theirs did. Consciously, we did away with this whole blacklisting in our previous government. But it's only something that we can sort of advise or counsel the police department about at the moment. We can't instruct an order, but I do believe that there is some easing of this. There is scope for further. It will happen over.